Good morning students and my dear friends, today is 3rd of November 2023 Friday। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज ट्रू एजुकेशन इज अबाउट गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वन सेल्फ। आज के मिंट पेपर की ये 7 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की 17 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। TCS चैलेंज फिलिंग अ $450 मिलियन ऑर्डर वॉइड। तो रिसेंटली यानी कि नवंबर 2020 में TCS ने पोस्ट बैंक सिस्टम AG जो कि IT फर्म है पोस्ट बैंक की मुंबई बेस्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज की, उसको खरीदा था। और इस परचेज का सीधा पर्पस यही था कि जो TCS था वो अपने जर्मन क्लाइंट्स के साथ अपना बिजनेस और ज़्यादा एक्सपेंड करना चाह रहा था। तो नवंबर 2020 में ये जो पोस्ट बैंक सिस्टम AG खरीदा था TCS ने, इसको रीब्रांड किया था TCS ने एज TCS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन AG। पर्पस था ये था कि जर्मन जो क्लाइंट्स हैं उनसे से ज़्यादा बिजनेस किया जाए। अब रिसेंटली क्या हो रहा है, एक नई प्रॉब्लम TCS को फेस करनी पड़ रही है और ऐसा कहा जा रहा है इस प्रॉब्लम को अगर जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया तो अप्रॉक्सीमेटली $450 मिलियन का लॉस, एनुअल बिजनेस लॉस TCS को फेस करना पड़ सकता है। अब क्या इवेंट ऐसा हुआ है जिसकी वजह से TCS के सामने ये चैलेंज खड़ा है? तो बेसिकली एक जर्मन बैंक ड्यूशे बैंक ने अनाउंस किया है कि वो अपनी अप्रॉक्सीमेटली 550 ब्रांचेस को क्लोज कर रहा है ओवर पोस्ट बैंक। तो पोस्ट बैंक की अप्रॉक्सीमेटली 550 जो ब्रांचेस हैं उनको क्लोज डाउन किया जा रहा है बाय वन ऑफ द प्रोमिनेंट जर्मन बैंक। और उसका रीज़न जो है वो ये दिया जा रहा है कि जब कस्टमर्स हैं वो ऑनलाइन बैंकिंग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग और वॉकिंग टू ब्रांच फिजिकली। और अगर हम देखें तो ये TCS का बहुत बड़ा क्लाइंट बेस है। 550 पोस्ट बैंक ब्रांचेस जो हैं वो क्लोज डाउन हो रही हैं। जबकि अगर जो रिसेंटली एक्वायर्ड बिजनेस है TCS का, जिसको TCS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस AG के नाम से रीब्रांड किया गया था, वो इसीलिए खरीदा था TCS ने जिससे कि जो जर्मन कस्टमर्स हैं, जो जर्मन क्लाइंट्स हैं, उनकी बैंकिंग नीड को सेटिस्फाई किया जा सके। अब चूंकि ब्रांचेस जो हैं वो शट डाउन हो रही हैं तो प्रॉब्ली जो नए ऑर्डर हैं, जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर, जो नया बिजनेस है वो जनरेट नहीं होगा। और इस TCS टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस AG में जो 1500 इंजीनियर्स जिन्होंने पोस्ट बैंक सिस्टम ज्वाइन किया था, जो काम कर रहे थे, जो बेसिकली ऑल टेक्नोलॉजी नीड्स, कोडिंग, मेंटेनिंग द एप्लीकेशंस, इन सब को डेवलप करते थे, मेंटेन करते थे, अब उन सारे इंजीनियर्स की जॉब पर भी चैलेंज आ गया। और कैसे अब TCS इस बिजनेस को मैनेज करेगा जो रिसेंटली एक्वायर किया गया। और ऐसा कहा जा रहा है कि 250 पोस्ट बैंक ब्रांचेस अगर बंद होती हैं तो TCS को एनुअली अप्रॉक्सीमेटली $130 मिलियन का लॉस हो सकता है 2025 तक। तो लेट अस सी कि किस तरीके से TCS अभी इस चैलेंज को ओवरकम करता है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। इंडिया INC टू रोल आउट 9 to 10% हाइक, फोकस ऑन रिटेनिंग टैलेंट। तो अगर सैलरी हाइक की बात करें या रिक्रूटमेंट या हायरिंग्स की बात करें तो हम सभी ने कई बार डिस्कस किया है कि इस फाइनेंशियल ईयर में इंडियन कंपनीज ने हायरिंग, मैक्सिमम इंडियन कंपनीज ने हायरिंग फ्रीज कर रखी थी। और अगर हाइक की बात करें, इंसेंटिव्स की बात करें, इंक्रीमेंट्स की बात करें तो मैक्सिमम इंडियन कंपनीज ने इंक्रीमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया था या रोक रखा था इन ऑर्डर टू कंट्रोल द कॉस्ट। क्योंकि जिस तरीके से कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी तो कॉस्ट कंट्रोल मेजर के तौर पर ये डिसीजंस लिए गए थे। अभी रिसेंटली उसी रेट हाइक, बेसिकली इंसेंटिव्स और सैलरी हाइक को लेकर के ये डेटा है। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस साल जो इंडियन कंपनीज हैं दे आर एक्सपेक्टेड टू ऑफर मीडियन इंक्रीमेंट ऑफ 9 to 10%। 9 से 10% का इंक्रीमेंट कंपनीज, इंडियन कंपनीज ऑफर कर सकती हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे ज़्यादा इंक्रीमेंट ऑफर करने की पोजीशन इंडियन कंपनीज के पास नहीं है बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स कंपनीज आर फेसिंग बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रिसेशनरी सिचुएशन, इंक्रीजिंग इनपुट कॉस्ट एंड अदर डिमांड रिलेटेड सिचुएशंस। तो अगर कंपनीज की बात है जैसे कि एऑन, डेलॉयट, WTF, जो बेसिकली
बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और कॉर्पोरेट कॉम्पनसेशन ऑल अक्रॉस द सेक्टर जो डिसाइड करती हैं। जब बड़ी कंपनी जिस तरह से कॉम्पनसेशन देती हैं, जिस तरीके से इंक्रीमेंट देती हैं, जनरली जो छोटी कंपनीज हैं, मिडिल कंपनीज हैं, वो उसी इंक्रीमेंट पैटर्न को फॉलो करती हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो ऑल अक्रॉस द सेगमेंट ये डिसाइड करती हैं कि उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना कॉम्पनसेशन या कितना इंक्रीमेंट दिया जाएगा, एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरिंग, इंजीनियरिंग, रिटेल और फार्मास्यूटिकल सेक्टर, वो फिलहाल के लिए मार्जिनल सैलरी हाइक ऑफर कर रही हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा सबसे कम जो सैलरी हाइक देगी वो आईटी सेक्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि आईटी सेक्टर का जब बजट जो है वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ है, नए बिजनेसेस उनके रिड्यूस हुए हैं बिकॉज ऑफ द रिसेशनरी कंडीशंस इन वेस्टर्न इकोनॉमीज। तो 2022 में अप्रॉक्सीमेटली 10.6% का इंक्रीमेंट दिया गया था और इस बार 2024 में 9.4% का इंक्रीमेंट दिया जा रहा है। और एक्सपर्ट का कहना है इट इज़ ऑन पार विद फाइनेंशियल ईयर 23, यानी लास्ट ईयर जो हमने इंक्रीमेंट दिया था, जो एवरेज इंक्रीमेंट दिया था, उसी के अकॉर्डिंग है, उसी के बराबर है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और अगर मिंट के एनालिसिस को देखें तो जो एऑन इंजीनियरिंग कंपनी है वो 10.1% का सैलरी हाइक ऑफर कर सकती है कंपेयर टू लास्ट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 23 में यही सैलरी हाइक 10.5% का था। तो अगर आप देखें मैक्सिमम केसेस में, अगर जैसे बात करें एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर इस बार 8.8% सैलरी हाइक एवरेजली दे सकता है, जो कि लास्ट ईयर 8.5 था। इसी तरह से एफएमसीजी, रिटेल, केमिकल सेक्टर जो हैं वो भी लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग या उससे कम, या लास्ट ईयर के बराबर या उससे कम ही हाइक दे रहे हैं। जबकि इन्फ्लेशन को अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट। अगर सैलरी हाइक नहीं मिल रही है, इंक्रीमेंट्स नहीं मिल रहे, तो इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द डिमांड सिचुएशन। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आईटी सेक्टर एक बहुत सिग्निफिकेंट फैक्ट सेक्टर है जो डिटरमाइन करता है कि इंडिया में कंजप्शन कितनी होगी, क्योंकि इट्स अ लार्जेस्ट एम्प्लॉयर। तो ग्लोबल रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से फर्म्स आर एक्चुअली मेकिंग द वेरी कॉशियस डिसीजंस इन ऑर्डर टू ड्रॉप द नंबर ऑफ एट्रिशन रेट को ड्रॉप करने के लिए इंक्रीमेंट देना तो ज़रूरी है, बट कंपनीज आर एक्चुअली ऑप्टिमाइजिंग दिस इंक्रीमेंट, कि इतना इंक्रीमेंट दिया जाए कि कंपनी पर कॉस्ट प्रेशर भी ना पड़े, कंपनी की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा ना हो, और जो रिसेंटली रिसेशनरी कंडीशंस चल रही हैं, जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर आ रहा है और जो डिमांड की सिचुएशंस हैं, लेस डिमांड की सिचुएशन है, उसको भी ओवरकम किया जा सके। हालांकि ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम एम्प्लॉय साइड को देखें तो एम्प्लॉयज़ के लिए इन्फ्लेशन तो बढ़ रही है कंटिन्यूसली, लेकिन जो सैलरी है उसमें उतना इंक्रीमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और इस पर्टिकुलर इंक्रीमेंट, जो एवरेज इंक्रीमेंट इस साल दिया जा रहा है, इसका इंपैक्ट डिमांड सिचुएशंस पर पड़ेगा। और अगर डिमांड सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है तो हमें सीधे सीधे मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और अदर सेगमेंट में जो प्रोडक्टिविटी है, जो आउटपुट है, वो कम होता हुआ दिखेगा। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। Zurich to buy 51% in Kotak Gen Insurance for ₹4,051 crore। तो ज्यूरिक इंश्योरेंस कंपनी ने थर्सडे को अनाउंस किया है कि वो इंडिया में एंट्री करने जा रहा है। और कैसे एंट्री करेगा? कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, जो कि एक सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो ग्लोबल स्ट्रेटेजिक इंश्योरर है, वो इंडिया में एंटर करने जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ज्यूरिक जो है वो कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस में मेजॉरिटी स्टेक खरीद रहा है। तो एक सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है ज्यूरिक नॉन लाइफ इंश्योरर में, और इसके थ्रू एक सिग्निफिकेंट एंट्री होगी स्विस इंश्योरर की इनटू इंडियन मार्केट। तो न्यू एंड एग्जिस्टिंग शेयर्स जो हैं इंडियन इंश्योरेंस के, वो पेरेंट कंपनी यानी कोटक महिंद्रा बैंक से खरीदेगा। अप्रॉक्सीमेटली 4,051 करोड़ की ये डील है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अपकमिंग टाइम में, अभी तो 51% का स्टेक है, अपकमिंग टाइम में ये स्टेक और भी इंक्रीज, आगे आने वाले सालों में इसको और भी इंक्रीज किया जा सकता है। तो एडिशनल स्टेक परचेज विल हेल्प द कोटक महिंद्रा बैंक टू कंप्लाई विद द रेगुलेशंस। जो इंडियन रेगुलेशन है, यहाँ पर बैंक्स को मैंडेट किया गया है कि वो इंश्योरेंस कंपनी में अपनी बहुत ज़्यादा स्टेक ना रखें। अगर आपको पता होगा, ये न्यूज़ भी हमने कवर कर दी, जहाँ बैंक्स को डायरेक्शन दिया गया था कि बैंकिंग जो इंस्टीट्यूशन है वो बैंक्स के लिए हैं, दे शुड नॉट एंटर इनटू इंश्योरेंस बिजनेस। और उनका अगर कोई इंश्योरेंस सब्सिडी है तो उसमें अपना जो एक्सपोजर है, जो उनका स्टेक है, उसको लिमिटेड रखें बिलो 30% और मेंटेन इट्स अबव 51%। तो ऐसा कहा जा रहा है कि इस पर्टिकुलर डील से जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसको रेगुलेटरी और रेगुलेशंस जो हैं और जो मैंडेट है उसको कंप्लाई करने में भी हेल्प मिलेगी, और ज्यूरिक को इंडियन मार्केट में एंट्री मिल जाएगी। तो अप्रॉक्सीमेटली
प्री मनी वैल्यूएशन पर 6,000 करोड़ में ये डील जो है वो फाइनलाइज हो रही है, एंड इट इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट एंट्री ऑफ एनी स्विस कंपनी इनटू इंडियन मार्केट, स्पेशली इन केस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। आप देख लेते हैं बिजनेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल, पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, एफएम पिचेस फॉर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन विद लंका। रिसेंटली श्रीलंका और इंडिया ने कुछ 3 और 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए। अगर आप थोड़ा सा अवेयर हैं मार्केट में तो आपको पता होगा कि कई सारे एरियाज़ में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एरिया में, श्रीलंका और इंडिया ने कई सारे बाईलैटरल एग्रीमेंट्स भी किए हैं। उसी के कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। रिसेंटली हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने थर्सडे को जो इंडस्ट्री लीडर हैं उनको डायरेक्शंस दिए, उनसे अर्ज किया है कि वो श्रीलंका के साथ अपना जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, जो इकोनॉमिक टाई है, जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज करे इन ऑर्डर टू मिटिगेट द फॉरेन एक्सचेंज ड्रिवन क्राइसिस। अगर आप रिसेंटली अवेयर हैं श्रीलंका की इकोनॉमिक सिचुएशन से, तो श्रीलंका वॉज इन डेट सिचुएशन, डेट क्राइसिस सिचुएशन में था, और बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी इंडिया के साइड से दिया गया था क्रेडिट लाइन के फॉर्म में। तो उसी कंटेक्स्ट में, चूंकि हमारा नेबरिंग कंट्री है, इंडिया वांट्स टू मेंटेन अ क्लोजर टाई विद द नेबर्स, जैसे कि चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में कम रहे। तो उस कंटेक्स्ट में ये जो मीटिंग है, जो ये अनाउंसमेंट्स हैं, जो ये एग्रीमेंट्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने जिस तरीके से इंडस्ट्री लीडर्स को डायरेक्ट किया है, उनसे अर्ज किया है कि श्रीलंका से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इंक्रीज किया जाए, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए इन ऑर्डर टू मिटिगेट द रिस्क दैट आर एसोसिएटेड विथ फॉरेन एक्सचेंज ड्रिवन क्राइसिस। और उसके लिए कई सारे सपोर्ट भी इंडियन गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी कंपनीज को। और हमारी प्राइम मिनिस्टर, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने ये भी अश्योर किया कि आइलैंड के साथ जो है डेट रिस्ट्रक्चरिंग डिस्कशन और कई तरह के इकोनॉमिक सपोर्ट को भी एक्सटेंड करेगी इंडिया। तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए इंडिया जो है वो फुल फ्लेज सपोर्ट प्रोवाइड करेगी श्रीलंका को, ऐसा हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। तो किस इवेंट में कहा? तो इंडिया श्रीलंका बिजनेस समिट चल रही है कोलंबो में। वहाँ पर उन्होंने इंडिया और श्रीलंका की जो इकोनॉमिक टाइज हैं उसकी इंपॉर्टेंस को रिफ्लेक्ट किया, इंडस्ट्री लीडर्स को कॉल किया कि वो श्रीलंका में से अपना इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़ाएं, जिससे कि जो बहुत सारे फॉरेन एक्सचेंज ड्रिवन क्राइसिस हैं, सप्लाई चेन रिलेटेड डिसरप्शंस हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस, डेट क्राइसिस की सिचुएशन है, उन सबको टैकल किया जाए प्रॉपर बायलैटरल कोऑपरेशन से। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए रिसेंटली इंडिया और श्रीलंका ने कौन से ऐसे 3 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर एग्रीमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर एग्रीमेंट किया है। इसके अलावा लॉजिस्टिक कॉस्ट और इसेंशियल गुड्स की सप्लाई को लेकर भी कई सारे अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपना जो ओपिनियन है वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने डिस्कस किया। लेट अस सी कि एक्चुअली में कितना मैटेरियलाइज हो पाता है ये इवेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। गवर्नमेंट में एक्सटेंड एक्सपोर्ट बूस्टिंग टेक्सटाइल स्कीम। अगर टेक्सटाइल की बात करें तो इंडिया बहुत टाइम से टेक्सटाइल में एक कॉम्पिटेंट प्लेयर रहा है इन केस ऑफ ग्लोबल मार्केट, लेकिन रिसेंट टाइम में बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कंट्रीज जो हैं वो इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में या टेक्सटाइल ट्रेड में एट ग्लोबल लेवल। और कई बार इंडिया जो है वो अपने टेक्सटाइल बिजनेस को बूस्ट करने के लिए कई सारे मेजर लेता रहता है। तो उसी कंटेक्स्ट में ये न्यूज़ है। सो आफ्टर दिस RODTEP, व्हाट इज दिस RODTEP? रेमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, जो कि गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक्सपोर्ट इंसेंटिव स्कीम लॉन्च करी है। अगर आपको नहीं पता है कि ये क्या है तो डिस्क्राइब सेक्शन में, इसी चैनल के डिस्क्राइब सेक्शन में एक प्लेलिस्ट है जहां पर मैंने RODTEP को एक्सप्लेन किया है। 10 मिनट का वीडियो है, आप उसे जाकर के देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो बेसिकली ये जो प्रीवियस जो एक्सपोर्ट प्रमोटिंग और एक्सपोर्ट इंसेंटिव वाली स्कीम थी, मर्केंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, उसको रिप्लेस करके ये RODTEP लाई गई थी। तो आफ्टर दिस RODTEP द गवर्नमेंट में एक्सटेंड द टेन्योर ऑफ अनदर एक्सपोर्ट बूस्टिंग स्कीम स्पेशली फॉर टेक्सटाइल सेक्टर, जो 2026 तक एक्सटेंड करी जा सकती है। हालांकि अभी इसको लेकर गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट नहीं है, बट जो पीपल डेवलपमेंट में अवेयर है उनका ये कहना है कि RODTEP के बाद स्पेशली टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नई स्कीम, नई एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम, एक्सपोर्ट बूस्ट स्कीम लॉन्च कर सकती है। और ऐसा नहीं कि पहली बार कर रही है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कंट्रीज को ओवरकम करने के लिए, उनसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कई सारी स्कीम लाती है। इससे पहले कौन सी स्कीम थी? द रिबेट ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल लेवी एंड टैक्सेस ROSCTL स्कीम थी, जो स्पेशली
अपैरल और गारमेंट सेगमेंट के लिए और होम फर्निशिंग स्पेस के लिए थी। ये स्कीम 2024 मार्च 31 2024 तक वैलिड है। और ऐसा कहा जा रहा है इसके बाद गवर्नमेंट टेक्सटाइल प्रमोशन के लिए, टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए एक नई स्कीम ला रही है और इसके लिए यूनियन कैबिनेट का जो अप्रूवल है वो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देख रही है। और कुछ का कहना है कि प्रोबेबली गवर्नमेंट जो है वो, या जो टेक्सटाइल मिनिस्ट्री है वो इसी स्कीम को एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन कई सारे और इंसेंटिव्स के साथ में। तो लेट अस सी कि ये स्कीम यही एक्सटेंड करी जाती है या इसमें कुछ एड ऑन्स होकर गवर्नमेंट कुछ नई स्कीम लाती है। ओवरऑल श्योरिटी इस बात की है कि टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और प्रमोशन स्कीम, टेक्सटाइल जो बूस्ट स्कीम है वो लाई जाएगी, जो कि 2024 में वाइंड अप हो रही है। सो दिस इज ऑल अबाउट द scheme that exporter will get refund of all their taxes that is levied in their domestic territory। इससे क्या होगा, जनरली जो एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स होती हैं क्या होती हैं, टैक्स और जो अदर फीसेस होती हैं, जो अदर लेवाइज होते हैं, उनको रिफंड कर दिया था। अब रिफंड करने से क्या होता है, रिफंड करने से जो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस होते हैं उस प्रोडक्ट के, स्पेशली अगर टेक्सटाइल की यहाँ बात करें तो टेक्सटाइल के जो प्रोडक्ट्स के जो प्राइस हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे। अगर प्राइस रिड्यूस होंगे तो कॉम्पिटिटिव ज़्यादा होगा हमारा प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में, तो जो कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा हमें ऑर्डर देंगे इन कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज। तो जितना इंटरनेशनल मार्केट में बेसिकली जो भी कॉम्पिटिशन होता है दैट इज बेस्ड ऑन प्राइस। तो प्राइस को रिड्यूस करने के लिए कई सारी एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम्स जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लाती रहती है टाइम टू टाइम, स्पेशली ऐसे सेक्टर जहाँ पर इंडिया की बहुत ज़्यादा अच्छी इमेज है या एक सिग्निफिकेंट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया। तो ड्यूटी स्क्रिप्ट्स जो हैं वो इशू करी जाएंगी एंड दे यूज दिस स्क्रिप्ट टू पे टैक्स वाइल इंपोर्टिंग द इक्विपमेंट मशीनरी, और इससे हमारा जो प्रोडक्ट है वो और ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगा इंटरनेशनल मार्केट में, यानी प्राइस कम होंगे हमारे प्रोडक्ट के। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। DPDP रूल्स रेडी बट अनलाइकली टू बी टेबल इन विंटर सेशन। तो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 जो कि पास हो चुका है ऑलरेडी, तो ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा था कि इस फाइनेंशियल ईयर में प्रोबेबली, यानी हम कह सकते हैं कि जो जनरल इलेक्शन है उससे पहले जो रूल्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं इस एक्ट के, वो प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि प्रोबेबली जो गवर्नमेंट है वो इस बार DPDP एक्ट 2023 के जो रूल्स हैं वो विंटर सेशन में टेबल नहीं करेगी, यानी पार्लियामेंट में उन रूल्स को नहीं रखा जाएगा। इससे जो लॉ का इम्प्लीमेंटेशन है जो कि अगस्त तक, ऐसा कहा जा रहा था कि कुछ आगे अपकमिंग मंथ्स तक वो इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा DPDP बिल का। तो अगर ये रूल्स नगर टेबल नहीं करेगी, रूल्स पास नहीं होंगे, तो इनका इम्प्लीमेंटेशन भी डिले होगा। तो इस नए बिल का इम्प्लीमेंटेशन भी डिले हो सकता है। हालांकि मिनिस्ट्री का ये कहना है कि जो रूल्स हैं दे आर रेडी और पब्लिक कंसल्टेशन के लिए डाले जाएंगे नवंबर के मंथ में। और अगर रूल्स जो हैं वो नोटिफाइड हो जाएंगे तो कंसल्टेशन पीरियड 45 डेज का दिया जाएगा, फॉलोड बाय सेटिंग अप द डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड। इसके बाद डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी सेटअप होगा। तो कई सारे इसमें हर्डल्स हैं, कई सारे लीगल रेगुलेटरी अप्रूवल्स हैं जो चाहिए होंगे। और ये हम सभी जानते हैं कि डेटा प्राइवेसी को लेकर इंडिया में पहला बिल है DPDP एक्ट। तो ये कई सारे प्रिंसिपल जो हैं, पहला बिल है तो कई सारे बेसिक प्रिंसिपल जो हैं वो आउटलाइन करने पड़ेंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से प्रोसेस किया जाए, किस तरीके से स्टोर किया जाए, कब यूज़ किया जाए, तो कई सारे माइन्यूट सब्टल रूल्स जो हैं वो बनाए गए। हालांकि रूल्स जो हैं वो रेडी हैं, बट प्रॉबेबली गवर्नमेंट इस बार इस विंटर सेशन में इन रूल्स को पार्लियामेंट में टेबल नहीं करेगी। और उसके कई सारे रीज़न हो सकते हैं। एक रीज़न पॉलिटिकल भी है कि जनरल इलेक्शन से पहले गवर्नमेंट किसी भी तरह का अपोजिशन नहीं चाहती किसी भी एस्पेक्ट में, किसी भी सेक्टर्स। और जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कई सारे ऐसे भी रूल्स हैं जो पेनल्टी इंश्योर करते हैं फॉर डेटा ब्रीच। तो फिलहाल के लिए रूल्स जो हैं वो इस बार विंटर सेशन में नहीं जाएंगे, और नहीं जाएंगे रूल्स तो रूल नहीं पास होंगे, नहीं पास होंगे तो DPDP बिल का जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिले होगा। सो दीज आर द हाईलाइट्स ऑफ दिस डिजिटल बिल। यू कैन डिजिटल डेटा प्राइवेसी बिल, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। आप देख लेते हैं शॉर्ट न्यूज आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI मे होल्ड फायर इवन इफ फेड हाइक्स रेट ट्वाइस CE। तो जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं मिस्टर V अनंता नागेश्वर, उन्होंने थर्सडे को बोला है कि भले ही यूएस फेडरल रिजर्व क्या है, यूएस का सेंट्रल बैंक है, भले ही यूएस फेडरल रिजर्व कितना भी इंटरेस्ट रेट हाइक करे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फिलहाल के लिए किसी भी तरह के प्रेशर में नहीं आएगा। और आगे
आने वाले टाइम में हमें अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में किसी भी तरह की टाइटनिंग देखने को नहीं मिलेगी। इट मीन्स आरबीआई अपना जो अप्रोच है वो इंडियन जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है उसके अकॉर्डिंग रखेगा। यूएस फेडरल रिजर्व के रेट हाइक का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इंडियन मॉनेटरी पॉलिसी सिस्टम पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इवन क्वांटम तक को इंडिकेट है कि अगर 25 बेसिस पॉइंट से यूएस फेडरल रिजर्व अपनी इंटरेस्ट रेट को हाइक करता है तो उसका प्रेशर भी हमें आरबीआई पर देखने को नहीं मिलेगा। हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो फिलहाल के लिए उसी पेस में कंटिन्यू रहेगी। अब क्वेश्चन होता है व्हाई यूएस फेडरल इज एक्चुअली इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट, और क्यों इंक्रीज करेगा? सिंपल, इन्फ्लेशन को कूल डाउन करने के लिए, जिस तरीके से इन्फ्लेशन और रिसेशनरी सिचुएशन चल रही है उनको कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल प्रोबेबली रेट हाइक कर सकता है। लेकिन हमारे सीए के अकॉर्डिंग आरबीआई की जो रेट साइकिल है वो इतनी ज़्यादा टाइट नहीं होगी आगे आने वाले टाइम में। रीजन बिहाइंड इंडियाज एक्सटर्नल बैलेंसेस एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वर मच बेटर देन they were 10 years ago. So when India was part of taper tantrum countries, लेकिन अब इंडियन इकोनॉमी जो है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम स्ट्रॉन्ग है और वी आर नॉट वेरी मच इम्पैक्टेड बाय द डिसीजंस ऑफ अदर कंट्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। UAE mulls nearly $50 billion investment in India. So United Arab Emirates, UAE is considering investing approximately $50 billion in India. It is the second largest trading partner of India. हम सभी जानते हैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है और जाता भी है इंडिया और यूएई के बीच में, और इंडिया जो है वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। तो डेफिनेटली यूएई जो है वो इस पर्टिकुलर इकोनॉमिक प्रोग्रेस का, इकोनॉमिक ग्रोथ का एडवांटेज जरूर लेगा और अप्रॉक्सीमेटली $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट जो है वो करने का डिसीजन लिया जा रहा है। सो प्रोविजनल प्लेजेस फ्रॉम यूएई कुड बी अनाउंस अर्ली नेक्स्ट ईयर। तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक ये अनाउंसमेंट हो सकती है और कई सारे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और स्टेट ओन असेट में इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। सोवरेन वेल्थ फंड सच एज ADIA, मुबादला और ADQ जैसे जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। और द टू नेशंस एम्स टू इंक्रीज नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड बाय $100 बिलियन अप इन अपकमिंग टाइम। तो ये दोनों ही कंट्रीज के बीच में ये एक बायलैटरल रिलेशन को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा। और जनरली हम इन दोनों अगर देखें यूएई इंडिया के बीच में ना ऑयल और क्रूड ऑयल से रिलेटेड ही इन्वेस्टमेंट होता है, बट जो टारगेट सेट किया गया है वो नॉन ऑयल बायलैटरल ट्रेड का किया गया है। और रिसेंटली इंडिया ने यूएई के साथ FTA भी साइन किया है, हमने वो न्यूज़ भी कवर करी थी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Center send notice to Apple over threat alert. So मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी MIT ने टेक जियांट एप्पल को नोटिस सेंड किया है। किस लिए नोटिस सेंड किया है? आप अगर रेगुलर है तो आपको पता होगा, रिसेंटली कई सारे एप्पल यूजर्स को वार्निंग मिली थी स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स की। तो उसी को लेकर के उसी समय मिनिस्ट्री ने बोला था कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और एप्पल को इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी सेंड किया गया है, जहाँ पर एप्पल ने ये बोला था स्पेशली जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके मोबाइल फ़ोन्स पर, उनके डिवाइसेस पर ज़्यादा ये अलर्ट किया था। तो वहाँ पर मिनिस्ट्री ने उनसे पूछा कि किस तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक की आप बात कर रहे थे, किस तरीके से उनके डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाएगा। तो लेट अस सी कि फ़िलहाल के लिए एप्पल क्या जवाब देता है। और गवर्नमेंट का कहना है कि गवर्नमेंट इज एक्चुअली एंटिसिपेटिंग कॉपरेशन फ्रॉम एप्पल एंड और एप्पल और कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम ऑफ इंडिया, जिसको हम CERT-IN के नाम से भी जानते हैं, वो दोनों मिल करके इस पर्टिकुलर थ्रेट को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। नॉन कंप्लायंस ऑफ सेफ्टी इशू में लीड टू ट्रेड बैरियर्स, लेबर सेक्रेटरी। तो हमारे जो लेबर सेक्रेटरी हैं आरती आहूजा, उन्होंने बोला है कि सेफ्टी प्रोविजंस जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। अगर हम देखें स्पेशली FTA में अगर हम बात करें तो FTA में अब जो भी कंट्रीज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डिस्कस कर रही हैं उसमें लेबर सेफ्टी और कई सारे सेफ्टी प्रोविजंस का जो रोल है वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। डिस्कशन में सेफ्टी प्रोविजन लेबर सेफ्टी प्रोविजंस को भी इंक्लूड किया जा रहा है। और अगर इंडिया जैसे कंट्री में अगर सेफ्टी इश्यूज़ को इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, नॉन कंप्लायंसेस देखा गया सेफ्टी इश्यूज़ का, तो डेफिनेटली कई सारे फ्री ट्रेड नेगोशिएशन में ये इशू एक कंटेंशियस इशू हो सकता है और ट्रेड बैरियर के फॉर्म में जो है वो काम करेगा। तो इंडिया का जैसे इंटीग्रेशन जो है वो ग्लोबल मार्केट से इंक्रीज हो रहा है रिसेंट टाइम में। हमारी जो रैपिड
रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी अच्छे खासे पेस में चल रही है। हम देख सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड है, एक डिसेंट पेस में हमें अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिल रही है। उस कंटेक्स्ट में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, हमारे लिए मतलब इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जितने भी सेफ्टी और लेबर रिलेटेड इश्यूज हैं उनको टैकल करें, उनको इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि नॉन कंप्लायंसेस ऑन दीज टॉपिक्स, ऑन दीज इश्यूज कुड लीड टू नॉन टैरिफ बैरियर, और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में, ग्रोथ प्रोग्रेस में ये हर्डल की तरह काम कर सकते हैं। अब वो टाइम नहीं रहा कि हम लेबर इश्यूज को और सेफ्टी इश्यूज को इग्नोर कर पाएं, क्योंकि अब इनका जो प्रेवलेंस है, इन पर जो कंसिडरेशन है वो ईयर बाय ईयर इंक्रीज हो रहा है। और एफटीए में भी, एफटीए नेगोशिएशंस में भी ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, ऐसा कहना है हमारे लेबर सेक्रेटरी का। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। मंथली रिव्यू डिस्क्लोजर ऑफ फेयर वैल्यू IBBI बैट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। सो मंथली mandatory monthly review of progress of resolution process by COC, disclosure of fair value to stakeholders are among the amendments proposed by IBBI. IBBI means Insolvency and Bankruptcy Board of इंडिया। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने IBC को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए कुछ प्रपोजल्स दिए हैं, कुछ अपने रूल्स प्रपोज किए हैं, जहां पर मैंडेटरी मंथली रिव्यू की बात करी गई है कि मैंडेटरी मंथली रिव्यू किया जाए IBC की प्रोग्रेस का और रेजोल्यूशन प्रोग्रेस का बाय कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, और जो फेयर वैल्यू है उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर किया जाए स्टेक होल्डर्स को, जिससे कि IBC प्रोसेस में, रेजोल्यूशन प्रोसेस में ट्रांसपेरेंसी आए। तो कई सारे जो रूल्स हैं, जो नए प्रपोजल्स हैं, वो IBBI ने प्रपोज्ड किए हैं, जिससे कि क्रेडिटर्स, स्टेक होल्डर्स, उन सब के साथ ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करी जा सके और रिजोल्यूशन और इंसॉल्वेंसी को और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सके। सो एज अ इंसॉल्वेंसी रेगुलेटर, डिस्कशन पेपर हैज़ बीन रिलीज्ड ऑन November 1। हालांकि अभी कोई बहुत ज़्यादा इस पर लीगल प्रोसेस को फॉलो नहीं किया गया, डिस्कशन पेपर में ये सारे प्रपोजल्स दिए गए हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। 50 years बॉन्ड डिब्यूट टुडे फ्रॉम डिमांड फ्रॉम इंश्योरर्स। तो 50 साल 50 ईयर्स के जो बॉन्ड्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, आज उनका डिब्यूट होने वाला। अप्रॉक्सीमेटली 10,000 करोड़ का फंड गवर्नमेंट रेस करेगी बाय इशूइंग दिस 50 ईयर्स बॉन्ड। और मार्केट पार्टिसिपेंट का ये मानना है कि हमें एक फॉर्म डिमांड देखने को मिल सकती है इन 50 साल के बॉन्ड के लिए। सो वी एक्सपेक्ट अ स्ट्रॉन्ग डिमांड फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स कौन से हैं? इंश्योरेंस से, इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर से एक अच्छी खासी डिमांड हमें 50 ईयर्स के जो बॉन्ड गवर्नमेंट इशू करने जा रही है, RBI इशू करने जा रही है आज, इन ऑर्डर टू रेज दिस अमाउंट ऑफ मनी, उसमें हमें अच्छी खासी डिमांड देखने को मिलेगी। तो डिमांड विल बी गुड फॉर पेपर, और कूपन जो रेट है शुड बी अराउंड फॉर 40 ईयर्स बॉन्ड अप्रॉक्सीमेटली 7.50% कूपन रेट रह सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट का। लेट अस सी कि कितनी डिमांड होती है, फिर नेक्स्ट पे हम इसको डिस्कस करेंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। डिस्क्लोज इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा टिल September 30 SC2EC। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने थर्सडे को इलेक्शन कमीशन को डायरेक्ट किया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI को डायरेक्ट किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग से रिलेटेड, जो कि स्पेशली इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू होती है, उसकी फंडिंग से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन, कौन फंड कर रहे हैं, कितना इलेक्टोरल बॉन्ड कौन सी कंपनी खरीद रही है, किस पॉलिटिकल पार्टी से किसको कितनी फंडिंग हुई, सारा डेटा जो है वो 30 सितंबर तक का अपडेटेड डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करे सील्ड पैकेज में। तो 5 जज की कंसल्टेशन बेंच ने ये ऑर्डर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, इंटरिम ऑर्डर पास किया है अपेक्स कोर्ट ने, जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज को भी डायरेक्ट किया गया है कि वो जो डिटेल्स हैं वो फर्निश करें ECI को, और ECI वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके सील्ड कवर्ड में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को सबमिट करें। हालांकि इसको लेकर के बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चला। गवर्नमेंट का ये कहना है कि वो इंडिविजुअल सिटीजन के पास राइट नहीं है कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग के बारे में जाने, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डायरेक्शन दिए हैं। लेट अस सी कि कितना इसमें फॉलोअप हो पाता है, क्योंकि जो ये फंडिंग का इशू है, और आज नहीं, ये हमेशा से ही कि पॉलिटिकल पार्टीज की जो फंडिंग का इशू है बहुत ही क्रिटिकल इशू है इंडिया के इलेक्शन से रिलेटेड। तो फिलहाल के लिए एक मेजर डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। लेट अस सी कितना इसका फॉलोअप हो पाता है। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस